राजनीति विज्ञान विषय पढ़ के आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या समझ विकसित हुई है, तो आप हमें क्या बताना चाहेंगे? क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ऐसा कोई है जहाँ पे एक्सपोर्ट से कोई रेस्ट्रिक्शन है? आपने सुना होगा कि भारत को अक्सर ये कहा जाता है कि भारत एक सॉफ्ट पावर है। तो सॉफ्ट पावर क्यों कहा जाता है? मेडिटेशन के लिए काम करने वाली किन्हीं 2 भारतीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बता दीजिए। मैं कम इन? यस प्लीज कम इन। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते आइए सर। बैठिए। थैंक यू। कंफर्टेबल? यस। कैसे हैं आप? अच्छे मैम। एक छोटा सा परिचय अपना बोर्ड मेंबर्स को दीजिए। सर मैम, मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने अपने गृह जनपद से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग में किया है। इसके उपरांत मैंने अपना बीएससी किया विज्ञान वर्ग में। फिर मैंने अपना स्नातक किया पॉलिटिकल साइंस से और वर्तमान में मैं लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी हॉबी मेडिटेशन करना है। लोक निर्माण विभाग में आप कनिष्ठ सहायक हैं। किस परीक्षा के थ्रू हुए आप? मैम, मैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कनिष्ठ सहायक की। ठीक है, कब से हैं आप वहाँ पर? मैम, अभी मुझे 21 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, मतलब अभी बहुत छोटा समय हुआ। यस मैम। ठीक है, आपने पहले ग्रेजुएशन किया साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये पढ़ा आपने? यस मैम। ठीक है, और उसके बाद आपने पीजी किया पॉलिटिकल साइंस से। यस मैम। तो क्या माना जाए, क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है क्या जो विज्ञान के बच्चों को बहुत आकर्षित करता है? मैम, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। मैं विज्ञान तो मैम इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि विज्ञान मैम तर्क पर आधारित होती है और भविष्यवाणी करती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस एक मानविकी का विषय है। दूसरी चीज़ मैम, मेरा लेने का उद्देश्य ये था क्योंकि मैंने बीएससी किया हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, और जब उसी समय मैम मेरा रुझान हुआ कि मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उसमें सामान्य अध्ययन का व्यापक रोल था। इसलिए मैंने सोचा कि पॉलिटिकल साइंस एक मानविकी विषय है तो ज़्यादा सहायता दे सकता। अच्छा, ठीक है। आपने गणित पढ़ी है, तो आप वैदिक गणित के विषय में कुछ जानते हैं? सॉरी मैम। नहीं जानते, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि क्या जिस तरीके से फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, उसी तरीके से क्या मैथ्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है? मैम, मैथ्स के लिए नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिलता है, लेकिन एक एबल पुरस्कार होता है। अच्छा। जो जिसको माना जाता है, जिसको गणित का नोबेल माना जा सकता है। ठीक है, ये बताइए कि अगर हम आपसे ये पूछें कि राजनीति विज्ञान विषय पढ़ के आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या समझ विकसित हुई है, तो आप हमें क्या बताना चाहेंगे? मैम, एक चीज़ तो मुझको ये समझ विकसित हुई है कि किस तरह से हम राजतंत्र से लोकतंत्र, हमने मध्य युग भी देखा जिसमें तानाशाही का एक दौर था। इसके बाद हमने अंग्रेज़ों का समय औपनिवेशिक शासनकाल देखा और वर्तमान में हम अपना लोकतंत्र देख रहे हैं। तो किस तरह से चेंजेस हुए उसको समझने में मुझे आसानी हुई। अच्छा, जो हॉब्स है, हॉब्स को पढ़ा है आपने? यस मैम, पढ़ा है। हॉब्स, लॉक और रूसो? इसमें पढ़ा है, लेकिन अभी आप काफ़ी टाइम हो गया, आप याद नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर हम ये सिर्फ आपसे ये पूछें कि जो प्राकृतिक अवस्था की बात हॉब्स करते हैं, वो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? सॉरी मैम, आपको आइडिया नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो हमारी लोकसभा है अभी, उसके अध्यक्ष कौन है? मैम, श्री ओम बिरला जी। ठीक है, और उपाध्यक्ष? सॉरी, आपको ये आइडिया नहीं है? मैम, पढ़ा हुआ है पर रिकॉल करना मुश्किल है। क्या कोई उपाध्यक्ष हैं भी या नहीं है? मैम, मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ। शायद वो राष्ट्रीय जदयू के हैं। हाँ। हरिवंश जी शायद उनका नाम है। अच्छा, आप श्योर नहीं? श्योर नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, मेडिटेशन करना आपको पसंद है? यस मैम। मेडिटेशन के लिए काम करने वाली किन्हीं 2 भारतीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बता दीजिए। मैम, भारतीय संस्थाओं के नाम मैं बता सकता हूँ। एक है ईसा फाउंडेशन और दूसरी है श्री श्री रविशंकर जी की आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए क्या है? मैम, मेरे लिए मेडिटेशन है आसपास की नकारात्मकता और अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का एक तरीका। ठीक है, तो आप कौन सी क्रिया करते हैं मेडिटेशन में? मैम, मेडिटेशन में शांति से बैठ करके किसी एक विचार पर खुद को फोकस करता हूँ। इसके पश्चात मैं ये कोशिश करता हूँ कि निर्विचार हो जाऊँ। अच्छा, और क्या विपश्यना को भी मेडिटेशन माना जा सकता है? यस मैम, विपश्यना को भी मेडिटेशन। ठीक है, थैंक यू। चलो मयंक, आप ये बताइए कि लक्षद्वीप में अभी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। लक्षद्वीप से रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी है ये? अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप के दौरे पर गए। उन्होंने वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपने एक्स ट्विटर से शेयर करी, जिसके उपरांत मालदीव के 3 मंत्रियों ने उनके खिलाफ कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया है ट्विटर पर। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि
अच्छा, ये क्यों कंट्रोवर्सी हो गया? ये तो लक्षद्वीप तो हमारा इंडिया का पार्ट है, फिर इसमें उनको क्या बोलने की मतलब है? हाँ, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो मालदीव है वहाँ पर हमारे यहाँ से काफ़ी टूरिज्म जाते हैं। शायद वहाँ के एक तो वहाँ पर सरकार, अब ऐसा माना जाता है कि प्रो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई है। पहले इंडियंस के फेवर में गवर्नमेंट थी, तो प्रो इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में, भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक गवर्नमेंट जनादेश वहाँ पर मिला। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि लक्षद्वीप कैसे मालदीव को जो है टूरिज्म में कंपटीशन दे सकता है, या फिर क्यों ऐसा हो गया कंट्रोवर्सी? लक्षद्वीप भी एक द्वीपीय प्रदेश है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और जो मालदीव है वो भी द्वीपीय है। और वहाँ पे जो मरीन टूरिज्म है, लक्षद्वीप एक तरीके से मालदीव को टक्कर दे सकता है। और चूँकि लेकिन अभी ये माना जाता है कि मालदीव की अपेक्षा लक्षद्वीप में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में अंडमान निकोबार की क्या स्थिति? क्या अंडमान निकोबार भी इसको चैलेंज कर सकता है? हाँ सर, बिल्कुल, यदि व्यापक प्रयास किए जाएं तो बिल्कुल कर सकता है। वहाँ भी कई सारे द्वीप हैं और आज वहाँ पर भी टूरिज्म के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। और सर पर्यटकों का वो क्या क्या किया गया है? सॉरी सर। ठीक है, ये बताइए कि आप एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में जानते हैं? इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत जो है टारगेट हमारा है $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने का, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? सर, हम इसके तहत हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं उन पर जोर दिया जा रहा है, जितनी जानकारी मुझे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है? सर, जहाँ पर निर्यात आधारित उद्यम स्थापित किए जाते हैं। और स्पेसिफिक? सॉरी सर। अच्छा, क्या यहाँ पे जब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को माने तो क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ऐसा कोई है जहाँ पे एक्सपोर्ट से कोई रेस्ट्रिक्शन है? अगर हम कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन है इस मामले में, या फिर कोई प्रोविज़न है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। आपने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के बारे में सुना है? नहीं सर। भारतीय रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन? नहीं सर। डी-डॉलराइजेशन? नो सर। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बता सकते हैं आप? सॉरी सर। ठीक है, आप कानपुर से हैं? यस सर। गंगा नदी के किनारे है ना, तो गंगा नदी को उसको साफ सफाई करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं अभी तक, एक दो स्कीम्स बता सकते हैं? नमामि गंगे मिशन आया सर 2014 में, जिसके तहत सर 187 प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं और इसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए हैं। ठीक है, आपने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में सुना है? यस सर। बता सकते हैं कुछ? सॉरी सर, मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता। ठीक सर। मयंक, आपकी हॉबी मेडिटेशन। यस सर। अभी आपने ईशा फाउंडेशन का नाम लिया, तो ये ईशा फाउंडेशन की तरफ से एक वो प्रोग्राम कराते हैं वो लोग, इनर इंजीनियरिंग, सुना है आपने? नहीं सॉरी सर। अच्छा, सुना ही नहीं? नहीं सर। अच्छा, जैसे आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके हिसाब से मेडिटेशन में मन को एकाग्र करना ज़्यादा आवश्यक है या मन को समझना ज़्यादा आवश्यक है? सर, मेरी समझ में दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं। प्रारंभिक रूप में मन को एकाग्र करना, क्योंकि मन को एकाग्र करके ही मन को समझा जा सकता है। लेकिन वैसे लोग उल्टा बोलते हैं कि जब तक आप मन को समझेंगे नहीं, क्योंकि मन तो ऑलरेडी चंचल है, तब तक वो एकाग्र होगा नहीं। सर, मन चंचल है, इसीलिए मन को समझने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। मेडिटेशन का सर प्रारंभिक रूप यही है कि हम किसी चीज़ पर स्वयं को फोकस करें ताकि मन की चंचलता शांत हो सके। अच्छा, चलिए, अगर आप ऐसा कर पाने में सफल हैं तो अच्छी बात है। सर, आपने पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया हुआ है। मैं एक दो व्यवहारिक सवाल आपसे पूछूंगा। जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो क्या ये मान लिया जाए कि दुनिया से साम्यवाद समाप्त हो चुका है, या उसे किसी भी रूप में पुनर्जीवित होने की आशंका है अभी? सर, पुनर्जीवित होने की आशंका तो मेरी समझ में अब नहीं है, लेकिन सर राजनीति विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो इतिहास के अंत की विचारधारा है उसके तहत मैं कह सकता हूँ कि अब पूंजीवाद के बाद साम्यवाद का उदय शायद ही हो पाएगा। फिलहाल जो स्थिति है उसमें आप पूंजीवाद के समक्ष कोई संकट नहीं देख रहे हैं? हाँ सर, वैश्विक पूंजीवाद जिसे कहते हैं, ग्लोबल कैपिटलिज्म, उसके समक्ष कोई संकट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? जैसे कुछ लोग उसको देखते हुए कहते हैं कि नहीं, साम्यवाद का आना फिर जरूरी हो गया है। सर, निश्चित तौर पर वर्ल्ड ऑर्डर में जो अभी हाल में हम लोग युद्ध देख रहे हैं। नहीं, वैश्विक पूंजीवाद के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? सर, वैश्विक पूंजीवाद के सामने सबसे बड़ा संकट राष्ट्रवाद है। नहीं, मेरा जो कहने का आशय है कि जो एक गैप बढ़ रहा है, आप कह सकते हैं अमीर और गरीब के बीच का, है ना,
वो पूरी दुनिया के संदर्भ में देखा जा रहा है, लोगों के संदर्भ में या देशों के संदर्भ में। तो उसको देखते हुए ये क्या नहीं उचित होगा कहना कि नहीं किसी न किसी रूप में साम्यवाद को फिर से आना चाहिए? सर देखिए, ये जो गैप बढ़ रहा है इसका एक कारण तो पॉलिसीज़ भी हैं, दूसरी तरफ सर प्रतिस्पर्धा भी है। मुझे लगता है जिसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, यदि हम उसको जीरो पर ले आएंगे तो फिर से वो आगे बढ़ जाएगा। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कितनी कम न्यूनताएं हों, कितनी कम विषमताएं हों, लेकिन सर एक स्तर के बाद विषमता तो होगी ही होगी यदि प्रतिस्पर्धा का पालन अच्छा किया चलिए, जाए। विषमता है, ठीक है, विषमता के मल्टीपल रीजन्स होते हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा अफर्मेटिव एक्शन के बारे में, सकारात्मक कार्यवाही, वो ऐसी ही विषमता को दूर करने के संदर्भ में है। वो क्या चीज़ है? सॉरी सर, काफ़ी पहले पढ़ा था तो। आरक्षण की व्यवस्था। यस, अफर्मेटिव एक्शन के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था है। तो आरक्षण की व्यवस्था किस नज़रिए से की जाती है? सर ये एक सामाजिक न्याय का उपकरण है जिसके तहत जो सबसे वंचित है उसको आगे लाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, आपने सुना होगा कि भारत को अक्सर ये कहा जाता है कि भारत एक सॉफ्ट पावर है। तो सॉफ्ट पावर क्यों कहा जाता है? सर सॉफ्ट पावर से हमारा आशय है कि हम अपने पड़ोसी देशों को कुछ रिलीफ उपलब्ध करा सकें, कुछ मानवीय मदद दे सकें, जैसे कि कोविड संकट के दौरान हमने किया। सॉफ्ट पावर में कल्चरल डिप्लोमेसी का कोई रोल है? बिल्कुल सर। क्या रोल है? सर जैसे कि हम नेपाल में बिजली परियोजनाओं को संचालित। कल्चरल डिप्लोमेसी सर, बिजली तो कल्चरल डिप्लोमेसी नहीं है। जैसे सर हम लोग वर्तमान में राम मंदिर बना रहे हैं तो जनकपुरी के साथ में उसका एक कनेक्शन है। दूसरी तरफ श्रीलंका में हमने जो है राम सेतु और भगवान राम से संबंधित स्थलों और जो हमारा बौद्ध रिलीजन है। आप तो मेडिटेशन करते हैं, आपको तो सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि जो हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं वो कल्चरल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा टूल है हमारा। बिल्कुल सर। आप उसको कैसे भूल रहे हैं? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। मयंक जी, क्या आप मुझे भारत के संविधान की प्रस्तावना सुना सकते हैं? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता प्रदान करने के लिए एतद द्वारा आज 26 नवंबर 1949 विक्रम शुक्ल पक्ष सप्तमी को विक्रम संवत शुक्ल पक्ष सप्तमी को एतद द्वारा इसे अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, क्या अर्थ होता है इनका? अंगीकृत का क्या अर्थ है, अधिनियमित का क्या अर्थ है और आत्मार्पित का क्या अर्थ? मैम आत्मार्पित से आशय है कि संपूर्ण मैं तीनों को मिला के मुझे ऐसा लगता है कि तीनों का ही मिलाकर अर्थ ये है कि समस्त शक्तियाँ भारतीयों में निहित हैं। आपको नहीं लगता कि इसके तीनों के अर्थ अलग अलग है? किसी चीज़ को अधिनियमित करने का क्या अर्थ है? अधिनियमित करने का मतलब है कि हम उसको एक तरीके से लागू करते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आपने महिला आरक्षण बिल के बारे में पढ़ा? यस। कब ये पारित हुआ, अधिनियम बना? मैम ये पिछले दिनों जब हमारी नई संसद का उद्घाटन हुआ सितंबर में। किस डेट में? मैम एग्जैक्ट डेट तो नहीं, मैं गेस कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए जो हमारा चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान मिशन की लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग किस डेट को हुई थी? मैम आइडिया नहीं है। शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट क्या है? सॉरी मैम। जो वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही थी चंद्रयान 3 में, जो उसको सफल बनाने में जिनका योगदान था, उनमें से कुछ के नाम बता दीजिए। मैम सॉरी। अच्छा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मैम बेंगलुरु में। ठीक है, ठीक है मयंक जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। आइए बैठिए। थैंक यू। मयंक जी, ये आपका आयोग में पहला इंटरव्यू है? मैम चौथा है। ये बताइए कि इसके पहले आपने जो इंटरव्यू दिए उसमें आपको कितने नंबर मिले? मैम पहला मैंने 2019 में दिया था, उसमें 50 नंबर मिले थे। 150 में? नहीं 100 में। 100 में ही, ठीक दूसरा है। मैम मैंने आरएफओ का इंटरव्यू दिया था, उसमें 68 मिले थे। और तीसरा मैम पिछले साल 2022 में दिया तो मुझको 74 नंबर मिले थे। 74 हाईएस्ट तो रहे होंगे मुझे लगता है। अरे वाह, तो मतलब ये बताइए कि आप तो 74 नंबर ला चुके हैं, तो इस बार के इंटरव्यू की जो तैयारी है, मॉक इंटरव्यू देने के बाद आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ लैग कर रहे हैं? मैम मुझे लगता है ठीक है, बस फ्लो बना रहना चाहिए। हाँ ठीक है। तो हमारी आपको ये सलाह है कि क्योंकि आपका कल इंटरव्यू है तो आपके पास बहुत टाइम नहीं है, पर एक छोटा सा सजेशन है आपके लिए। वैसे तो आपने काफ़ी अच्छे नंबर पाए हैं तो आपके पास पता होगा आपको कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है,
पर फिर भी हमारा एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि आप एटलीस्ट करंट की जो चीज़ें रही हैं, चाहे वो चंद्रयान रहा हो, महिला आरक्षण बिल रहा हो, अयोध्या में जो चीज़ें चल रही हैं, या प्रधानमंत्री जी का जो लक्षद्वीप वाला ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। आप पीडब्ल्यूडी में क्योंकि काम करते हुए आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से कुछ सवाल बनने अपेक्षित हैं। फिर भी अगर भ्रष्टाचार वगैरह से रिलेटेड कोई सवाल आ जाएँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से उन सवालों को हैंडल कर लेंगे। मेडिटेशन आपकी हॉबी है तो आई विल सजेस्ट एक छोटा सा होमवर्क उस पर कर लीजिए। आपने ईशा फाउंडेशन का खुद ही नाम लिया है ना, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं और मेडिटेशन में आप क्या करते हैं, क्या है मेडिटेशन, और मेडिटेशन की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, समाज में ऐसा क्या है जिस वजह से लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो आपके जो बातें हैं वो और मजबूत हो जाएंगी। आपकी एंट्री और अभिवादन करने का तरीका तक ठीक था, बैठने में थोड़ा सा पीछे आराम से टेक लगा के बैठिएगा और कोट के बटन खोल लीजिएगा तो आप रिलैक्स रहेंगे, है ना। ऐसे आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे होंगे। बाकी ओवरऑल ठीक है, हमें नहीं लगता है कि आपको फ्लो के लेवल पर कहीं कोई दिक्कत है। थोड़ा सा नॉलेज ब्रशअप कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ऑल द बेस्ट। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।